अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार कसाना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताता चलूं कि आज भी हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो प्रोग्राम करना था वो नहीं कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हमने उनका जो डिसीजन था कि तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वो इस तरह के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनको ना करें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो दायर शुदा रेफरेंस है वो उसके बारे में हो, हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चूंकि दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए उसका मैं थोड़ा सा आपको तारुफ कराता चलूँ कि आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। एक इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होने जा रही है, हम उसका जिक्र करेंगे आज। और हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब जो कि वफाकी वजीर हैं कश्मीर के और शुमाली इलाका जात के, उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। और हमारे साथ एक अमेरिकन जो NGO है उसके एक ब्रायन कॉक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उसके इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिलीजन एंड डिप्लोमेसी, ये वाशिंगटन DC की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक बिल US सेनेट ने पास किया है जिसमें एक अमेंडमेंट लाई गई है और वो अमेंडमेंट पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों के बारे में है, उसका भी जिक्र करेंगे। ये बिल मंजूर हो गया है, ये बिल कितना खतरनाक है, इसके क्या मुज़मिरात होंगे, इसके लिए हम चलेंगे वाशिंगटन, बात करेंगे अनवर इकबाल साहब के साथ। और उसके मजीद मुज़मिरात को जानने के लिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है और क्यों कोशिशें कर रही है पाकिस्तान को डैमेज खुदा न खास्ता करने की, और उसका जिक्र हम करेंगे। और हम पूछेंगे शाहिद अहमद खान साहब के साथ जो कि डेमोक्रेटिक रहनुमा भी हैं और को चेयर हैं हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल कैंपेन के, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इस वक्त क्यों पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रही है। ये तमाम चीज़ें होंगी और आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमें कॉल्स कीजिएगा। हमारे नंबर होंगे 9222 और दूसरा नंबर है 922045 लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और खबरों से पहले एक ब्रेक, खबरों से बाद फिर हम वापस आएंगे, लिहाजा एक ब्रेक के लिए चलते हैं। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक विद द न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज आज ताशकंद से समरकंद रवाना हो रहे हैं जहां वो इमाम बुखारी की मज़ार पर हाज़िरी देंगे। कायम मकाम गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ुहराना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म बुखारा भी जाएंगे और गवर्नर की तरफ से दिए जाने वाले इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल, इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के अहया और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। इस्लाम करीमोव ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों और मुस्लिम दुनिया के दरमियान तनाज़ात के तस्फ़िये और ख़ित्ते में देरपा इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि रोजगार के मौक़े में इजाफे और गुर्बत में कमी से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा होगा। सदर ममलकत कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुकूमत के नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम 1 साल के जो आपको दे रहे हैं ये इसको यूटिलाइज करें टू इंप्रूव योर सेल्फ, टू लर्न एंड देन लुक आउट फॉर बेटर जॉब्स। आप तमाम एक्सपीरियंस गेन करें। और दूसरा ह्यूमन इंटरैक्शन, जो शख्स ह्यूमन इंटरैक्शन जानता है 50% ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज ह्यूमन इंटरैक्शन। ह्यूमन इंटरैक्शन 3 सतह पे होती है, मैं हमेशा कहता रहा हूं। एक सतह अपने सबऑर्डिनेट से डील करना, कैसे डील करना चाहिए सबऑर्डिनेट से। दूसरी सतह अपने पीयर्स से, अपने इक्वल से, बराबर दोस्तों से। और तीसरी सतह सुपीरियर से। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा है कि अपोजिशन अफवाहों और डिसइंफॉर्मेशन की सियासत कर रही है। अवाम और मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस मनफी सियासत को नाकाम बना देना चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई बहरान नहीं और तमाम मामलात मामूल के मुताबिक आइन और कानून के तहत चलाए जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि अवाम कल अपोजिशन की तरफ से हड़ताल की अपील को मुस्तरद कर देंगे और उनको इस बार भी माजी की 25 कॉलों की तरह मायूसी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर की तरफ से जुमे की नमाज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान अफसोसनाक है।
ग्वांतनामो बे में अमरीकी फौजी हुक्काम ने दावा किया है कि अलकायदा के रुकन खालिद शेख मोहम्मद ने 9/11 समेत मुतअद्दिद हमलों की मनसूबाबंदी का इतराफ कर लिया है। अलकायदा के रुकन अदालती तफ्तीश के दौरान 2001 में वर्ल्ड ट्रेड पर हमलों के अलावा कई दीगर हमलों की मनसूबाबंदी का भी एतराफ कर चुके हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक खालिद शेख का ये बयान बंद कमरे में होने वाली अदालती कार्रवाई के दौरान उनकी मौजूदगी में पढ़कर सुनाया गया। ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद ने सलामती काउंसिल की तरफ से मजीद पाबंदियों की धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरानी कौम अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगी। बस्ती शहर यज़्द में इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर अहमदीनेजाद ने कहा कि ईरान के खिलाफ इक़दामात से मग़रिबी ममालिक खुद तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। और अब एक ब्रेक। Coming up, 4 runs required. And Pakistan have won! वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज श्रीलंका का मुकाबला बरमूदा और आयरलैंड का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। रात खेले जाने वाले मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 203 रन और केनिया ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। टूर डी पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकिल रेस के शुरका आज 10वें मरहले में गुजरात से रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ये थी अब तक की खबरें और अब वापस चलते हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस में इसरार साहब के पास। बहुत शुक्रिया इशरत साकिब साहिबा और हलीमा सादिया साहिबा। नाज़रीन, आप खबरें सुन रहे थे, क्रिकेट की भी आपने खबर सुनी। ऑस्ट्रेलिया ने इतनी ज़बरदस्त डिफीट दी है, मेरा दिल चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जगह पे पाकिस्तान लिख दिया जाए। इस तरह की डिफीट्स पाकिस्तान भी दे और मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह क्लिक करेगा और अब बाकी मैचेस में देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। हस्ब मामूल आज के भी प्रोग्राम का जो आगाज़ है हम कायद-ए-आज़म की कोटेशन से कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने ये एक स्पीच दी थी 30 अक्टूबर 1947 को पंजाब यूनिवर्सिटी स्टेडियम में। उन्होंने क्या कहा था ये मैं आपको थोड़ा सा ज़रा शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि आई वुड लाइक टू इम्प्रेस अपॉन एवरी मुसलमान हु हैज़ एट हार्ट द वेलफेयर एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान to avoid retaliation and to exercise restraint, because retaliation and violation of law and order will ultimately result in weakening the very foundations of the edifice you have cherished all these years to erect. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan, inshallah. It has come to stay. Our deeds are proving to the world that we are in the right, and I can assure you that the sympathies of the world, particularly of the Islamic countries, are with you. We in turn are grateful to every nation who has stretched out to us its hand of help and friendliness. ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज नाज़रीन, और आपने देखा कि इसमें उन्होंने किस तरह हमें कहा है कि हम अपने आप को किस तरह कंडक्ट करें एज ए नेशन, और हमें किस तरह अपनी जो एक हम अपनी इमारत एक फाउंडेशन के साथ जो बुनियादों के साथ हमने उठाई है उसको कैसे हम तामीर करें और उसकी फिर हिफाजत भी करें। ये था कायद-ए-आज़म का पैगाम आज का। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज हम सुप्रीम कोर्ट का जो एक सिलसिला चल रहा है उस पर गुफ्तगू करने की बजाय, जो कि हम उनके एहतराम में जो कि डिसीजन लिया गया है, हम बात कर रहे हैं आज इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। एक कॉन्फ्रेंस जो कल होने जा रही है, कल से शुरू होगी इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस। इसका मैं आपको पूरा बल्कि फॉर्मल जो एक इसका डिज़ाइन है वो बता दूं कि इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट मॉडल्स फॉर रेजोल्यूशन। ये अरेंज की है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने, ISS जो इस्लामाबाद बेस्ड है, और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इन दोनों ने, और साथ साथ इनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स भी इनके साथ मुआवन है। इसमें मुख्तलिफ सेशंस होंगे, 3 सेशंस एटलीस्ट होंगे, और उसमें बहुत बड़ी तादाद है पैनलिस्ट की जो इसमें शरीक होगी, और वो शरीक होकर इसमें मुख्तलिफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन की वो हम देखेंगे कि वो लोग डिस्कस करेंगे। इसका हम अहवाल जानेंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, और कश्मीर डिस्प्यूट जो है
اس کو حل کرنے کی خاطر یہ جو کانفرنس ہے یہ اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو مختلف لوگ مقالے پیش کریں گے, اس کے بعد ایک کنکلوڈنگ جو سیشن ہوگا اس میں ان کا جو جسٹ ہے وہ بھی دی جائے گی, بتایا جائے گا کہ کیا کیا سجیشن جو ہیں اور ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ وہاں پہ آئی ہیں. ان تمام جو امور ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب, وفاقی وزیر ہیں کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے. طاہر اقبال صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم آلسو جوائنڈ بائی مسٹر برائن کاکس who is senior vice president International Center for Religion and Diplomacy based in Washington DC. Brian, thank you very much and welcome. Thank you very much. I'll start with Tahir Iqbal صاحب. Tahir Iqbal صاحب, تھوڑا سا اس کانفرنس کے بارے میں ذرا بتا دیں. میں نے ایک چھوٹا سا تو انٹروڈکشن اس کا کرا دیا ہے, کیوں اس کو ارینج کیا جا رہا ہے, کیا امپورٹنس ہے اس کانفرنس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کانفرنس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی از پلینگ اے ویری وائٹل رول کہ اس طرح کے جو کانفرنسز ہو رہے ہیں اس کو لوگوں تک انٹروڈیوس کرایا جائے. اور بیسیکلی اس کانفرنس کا مقصد جو آپ نے دیکھا انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹک اسٹڈیز از آرگنائزنگ دس کانفرنس, سارا وہ کر رہے ہیں, اور ہم بھی اس میں شرکاء کے طور پہ شمولیت اختیار کریں گے. تو لازم ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جو اس ریجن میں ہو رہا ہے کہ کشمیر کے پیسفل ریزولوشن پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, اور اس کام کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف گورنمنٹس کی آواز آئیں یا کشمیری لیڈرشپ کی آواز آئے, بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو لوگ کشمیر کاز کے ساتھ اٹیچ ہیں, جو دنیا اس وقت چاہ رہی کہ اس کا معاملہ حل ہو, کشمیر کا پیسفل ریزولوشن نکلے, جو سجیشنز پریزیڈنٹ صاحب نے دی ہیں, 4 نکات دی ہیں, اس کے تحت بات چیت آگے چلی ہے. تو اس کانفرنس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ایک کشمیر کاز اٹ سیلف جو ہے اس کا دنیا تک آواز جائے کہ یہ ایک پرابلم ہے جس کا جو حل طلب پرابلم ہے اور اس کا حل آنا چاہیے. دوسرا, جب یہ لوگ تھنک ٹینکس ہمارے پاس ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے باہر سے 36 لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, بلکہ ابھی اور شاید کنفرمیشن آج تک اور کچھ آ جائیں تو اور لوگ بھی آ جائیں گے ہمارے پاس, اور پلس ہمارے اپنے لوگ تقریباً 136 لوگ ایسے ہیں جو مختلف 3 پینلز میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے. اور سب سے پہلی چیز جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہیومن رائٹس اور جسٹس کی بات کریں گے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اٹ از ناٹ اونلی ان دس ریجن, دنیا میں بہت سی جگہ پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. سو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. خصوصاً توجہ ہوگی ہماری کشمیر کے اوپر کہ جو لوگ پچھلے 60 سال سے جو گوئنگ تھرو سم سرٹن سفرنگس, جو کلنگز ہوتی ہیں, جو ابڈکشنز ہوتی ہیں, جو ریپس ہو رہے ہیں, جو گھروں اور دکانوں کو جلایا جاتا ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی. بٹ اس کو ہم اس لیے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں سے ہم رکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں کیا انسانیت کے ساتھ یہی ظلم ہوگا, یا ہم نے جو دنیا اس وقت جس کو ہم گلوبل ولیج کہہ رہے ہیں کہ انسان جو چھوٹے ملکوں کے ہیں, جو دبے پسے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آپ کی منسٹری کیا رول پلے کر رہی ہے اس کانفرنس میں؟ دیکھیں جی, ہم تو جیسے میں نے کہا کہ منسٹری ول بی پارٹیسپیٹنگ ایز اے پارٹنر I would say participants into this آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اتنا صرف آپ کا رول ہے. It is the strategic institution جو ہمارا ہے اسٹڈیز والا, وہ ISS والے کر رہے ہیں بیسیکلی, اینڈ پلس وی ہیو سرٹن کشمیر لبریشن سیل ہے ہمارا ایک, وہ ساتھ مل کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. سو 2-3 NGOs ہیں جو مل کے کر رہی ہیں, اور وی آر انٹرسٹیڈ کہ یہ حکومتی آواز نہ ہو. بیسک جو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب یہ آواز جائے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا کنسیڈر کرے کہ it is not only the government of Pakistan which is saying کہ we want peaceful resolution of the Kashmir, we want the world should say. اور تھنک ٹینکس ہمارے پاس آئے ہوں ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہے اس پہ آئندہ 2 دنوں میں جو کانفرنس ہوگی ہماری, اس میں یہ معاملات سامنے آئیں گے سارے. اور مختلف جو میں نے کہا آپ کو, پہلا ہیومن رائٹس کی بات ہوگی, دوسرا جو سیگمنٹ ہے جس میں دوسرا ہمارا میجر ایک ہے جو پریزیڈنٹ صاحب کی 4 سجیشنز سولوشنز کے طور پہ سامنے آئی ہوئی ہیں, اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور تیسرا وی لائک ٹو لرن کہ جو آج سے پہلے ڈفرنٹ ماڈلز ہیں, جس آئرلینڈ کا آپ دیکھ لیں جو معاملات حل ہوئے, جرمنی کے لوگ شاید اس طرف نہیں دھیان دیں گے, بٹ جرمنی کا آپس میں دوبارہ مل جانا اور اکٹھا ہو کے بہت ایک ماڈل ہے. سو وی آر لوکنگ فارورڈ. چلیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. برائن, بیفور آئی آسک یو اے کوسچن آن کشمیر, کین یو انٹروڈیوس یور NGO اور یور سینٹر, واٹ از آل اباؤٹ؟
I'd be happy to. The International Center for Religion and Diplomacy is an NGO based in Washington, D.C., and it seeks to bring together religion and politics in the cause of peacemaking and reconciliation. We call that faith-based diplomacy. And we've been involved and had projects in places such as Sudan. I've been involved here for the past 7 years in Kashmir. We have a project working with Iran, and I'm also heading up another project in the Middle East based in Syria at this time. We're also trying to work in the relationships between American Muslims and Homeland Security officials in the United States. Okay, so did you have some success on American Muslims? Well, yes, some of our senior officials have been working on that particular project of bringing together senior officials from the Homeland Security with leaders from the American Muslim community. For example, groups like ISNA, the Islamic Society of North America, based in Chicago, correct? ISNA is Islamic Society of North America, actually. Correct. Brian, you are one of those lucky people who have been traveling to India and to the valley, Kashmir Valley. Yes. And this is very fortunate for us to have a person who has been visiting, and you are quite lucky to go there. Can you tell us what is the atmosphere there? You've been traveling there. What is the overall atmosphere in the valley? Well, I haven't been there in recent months, so I'm not as qualified to say what it is at this particular time, but I know that at the, in previous visits to the valley, and I've been there many times, I think there's a sense of weariness with the violence. I think people really are looking for a peaceful resolution of the conflict in Kashmir, and I think that's the strongest desire amongst people. And on the popular level, it's a rare person you meet there that hasn't lost a father, a brother, an uncle, a son, and they're just tired of the violence, and they want to see some kind of resolution, but one that takes into account the dignity of Kashmiris and includes them as part of the process. Right. And you've been interacting with different segments of both the societies, India and Pakistan. And what did you gather? What are the people thinking as to how to resolve this dispute? Because I know there is a lot of trust deficit between the two countries. Well, yes. Obviously, when I began my involvement here back in the year 2000, I began by simply going around and talking to leaders at every level in Delhi and Jammu, in Srinagar, in Leh, Muzaffarabad, in Islamabad. And clearly one of the things that I perceived at that time is that the thinking was there was really no overlap or zone of agreement or understanding. I'm thinking that maybe things have changed a bit and that there may be an opportunity for converging interests. And I don't know the latest thinking of the, on the Indian side at this point. Okay. मैं सब मुझे ज़रा बताइएगा कि कल हमारा एक इंडिया के साथ 4th राउंड ऑफ कंपोजिट डायलॉग का जो एक राउंड था वो ख़त्म हुआ है, उसका एक जॉइंट कम्युनिके भी आ गया है. जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ममालिक के दरमियान. क्या आप समझते हैं कि इस तरह का जो डायलॉग है वो लीड करेगा टुवर्ड्स द अल्टीमेट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू? देखिए जी, अगर कल की स्टेटमेंट्स आप देखें दोनों साइडों दी सेक्रेटरीज हैव सेड, हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 2007 वाटरशेड ईयर, और उधर से जो इंडियन सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉब्ली वी हैव द मोस्ट इंटेंसिव डायलॉग दिस टाइम ऑन कश्मीर. समझ आई जी? तो ये बड़ी पॉजिटिव. प्लस अब उन्हीं की तरफ से सजेशन भी आ रही है कि जो इंडियंस की तरफ से कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑन 5 पॉइंट्स, प्लस दे आर सेइंग कि कारगिल और स्कर्दू के दरमियान भी ये रास्ता खोलें और ट्रकिंग और बसिंग का सिस्टम जो है इसको और ओपन करें. दे आर टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटेशन ऑफ वीजास कि उसको और आसान बनाया जाए. पिछले दिनों खबर आप देखेंगे कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लोमेट्स नॉट लीव द कैपिटल्स ऑन बोथ द कंट्रीज, वो भी आसान किया.
तो दैट मीन्स द कॉन्फिडेंस इज बिल्डिंग विद इन देमसेल्फ, दोनों साइडें एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। और ये मैं फिर कहूंगा कि जो प्रेसिडेंट साहब ने वो 4 पॉइंट रखे, उससे डायलॉग शुरू हुआ। अब डायलॉग की वजह से जो आप बैठ के बात करेंगे आपस में, व्हेन यू ट्राई एंड टॉक टू ईच अदर, yes there are certain apprehensions, or because it is a long disputed territory जिस पे आप बात कर रहे हैं 60 years old, so उसके लिए अगर आप समझें कि हफ्ते 10 दिन में बात के लिए 2 में वो नहीं होगी, टाइम लगेगा। लेकिन अब बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों तरफ से आ रहा है। टाइम कितना लगेगा वैसे मुझे ये बताएं कि देखें 60 साल होने को हैं और कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट, जिस तरह कसूरी साहब ने कहा है कि द प्रोसेस शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, देयर आर नो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स एज येट। नहीं देखिए, आप ये कह रहे हैं ना, ये मैंने कहा कि ये छोटी छोटी जो स्ट्रिंग्स अटैच होती है ना बड़े प्रॉब्लम के साथ, फॉर एग्जांपल आप वीजा फैसिलिटेशन कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेट्स को आसानी हो आने जाने की, आप कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉसिंग आसान होनी चाहिए, आप जो आपके पुराने कैदी थे उनकी लिस्टें एक्सचेंज हो रही हैं, यहां तक अब कहा जा रहा है कि वी शुड रिड्यूस द वेपन्स आल्सो। सो ये सारी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं, जब इनको आहिस्ता आहिस्ता इनकी गिरें आप खोलेंगे तो उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम है उससे ये गिरें जब हट जाएंगी तो प्रॉब्लम आसानी से हल हो सकेगा। और कश्मीर पे जब वो खुद कह रहे हैं कि यस इट हैज बीन अ वेरी इंटेंसिव डायलॉग ऑन कश्मीर इटसेल्फ, दैट मींस कि दे आर वेरी सीरियस, और जब इंटेंसिव डायलॉग होगा तो तब ये मामला हल होगा। और खास तौर पे आपका ख्याल ठीक है कि 60 साल से यस, लेकिन 60 साल से इस तरह का डायलॉग हो ही नहीं। डायलॉग तो अब आपका 1.5-2 साल हुए हैं कि शुरू हुआ है, बीच में फिर रुक गया, और अब ये पिछले 6 माह से दोबारा जब से प्रेसिडेंट साहब वियना में मिलके हैं मनमोहन सिंह साहब को, तो उसके बाद से इट हैज जो है इसमें प्रोग्रेस शुरू हुई है। और उम्मीद है कि अगर जिस तरह भी ये डायलॉग और क्लोज वक्फों पे हो रहे हैं, बजाय इसके कि 6 माह के बाद फिर सेक्रेटरी आएगा, 6 माह नहीं, अब आप देखें उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, हमारे सेक्रेटरी गए, उनके सिलसिला शुरू हो गया कि हर 1.5-2 माह बाद आपका डायलॉग हो रहा है। एंड डेफिनेटली यू नीड दैट काइंड ऑफ टाइम कि आपने जो बैठ के बात की, वो कह रहे हैं कि वी वांट कि जो CBMs हमने किए हैं, दिस इज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के, कि जो CBMs हमने किए हैं उसको लेटर स्पिरिट में हम अप्लाई भी करें। सो दैट इज मैं ब्रायन से पूछता हूँ, ब्रायन आर यू प्रेजेंटिंग सम पेपर हियर इन द कॉन्फ्रेंस, एंड इफ यस व्हाट इज गोइंग टू बी योर फोकस ऑन इट? Well, I'm actually going to be the convener of one of the working groups in this, and it's the one looking at particular conflict resolution models. And actually, the purpose of the conference, which of course, as you indicated, is being organized by the Institute for Strategic Studies and the Kashmir Institute for International Relations, is that to explore different models of conflict resolution. Now, I've pursued a persistent model here in the work that I've been doing over the past 7 years, which is a model of faith-based reconciliation. Because in intractable identity-based conflicts, it's been my experience as a professional in conflict resolution that the typical models of conflict resolution don't work as effectively in intractable identity-based conflicts like Kashmir, because you need a wider lens for approaching the conflict, and that's what we've been trying to do in terms of approaching it from a reconciliation lens. I also know that in terms of the Indian government, that when you use the language of conflict resolution, they're very allergic to this kind of thinking. But I think they are open to a paradigm of reconciliation. And so in terms of the focus of my contribution, I think I will be focusing on a reconciliation model. I can't speak for the others in my group that may bring different models. And this model is based on faith? Yes, it's based on the idea that although Kashmir is not a religious conflict, religion does form part of the communal identity of people involved in the conflict and how they see each other, and that has been my experience. Do you think it's workable? Yes, and I have experience already that proves the fact that it is workable. Because it tries to attach the problem in a broader lens than just simply a negotiated settlement. Obviously, a political settlement is very key to a peaceful resolution of the Kashmir conflict, but there's a whole lot of other issues that have to be addressed that are part of the healing of the whole atmosphere. You can't have a place that has been steeped in violence for so long
without a need for some healing to go on. That's right. We have some callers with us right now. नाज़रीन आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और हमारे नंबर है 9222 और दूसरा नंबर है 92220458. आज मैंने ईमेल एड्रेस नहीं दिया था, ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिएगा, newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk. Here's the first caller. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? तारिक खान न्याजी फ्रॉम दुबई से बोल रहा हूँ सर. जी दुबई से तारिक खान न्याजी साहब फरमाइएगा जी. सर मेरा सवाल है जनाब मोहतरम काबिल एहतराम हस्ती जनाब ताहिर इकबाल साहब से कि ये अरसा 35-40 साल से हम इस इंतजार में हैं कि हम आराम से इंडिया जाएं, इंडिया से पाकिस्तान आए. हम पीपल जितने भी पाकिस्तान की अवाम, जितनी इंडिया की अवाम, हमारे दिल की ख्वाहिशें हैं. और कल जो ये इनकी बातचीत ठाक हुई है उसमें टाइम फ्रेम नहीं दे रहा इंडिया, तो हम ये ख्वाहिश रखते हैं टाइम फ्रेम मिले, हमें उम्मीदें लगे. हमारे मरने के बाद हल हुआ तो क्या फायदा इस हल का? हमारी जिंदगी में ये हल हो, हम देखें, हमें खुशियां नसीब हो. थैंक यू वेरी मच तारिक, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे ताकि इसके दौरान ये सारा सिलसिला हल हो जाए. देखिए जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि, और मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के दोनों साइडों लोगों की ये ख्वाहिश है कि अपने रिश्तेदारों को मिले आर पार, और इसलिए हमने ये इंसेंटिव लिया CBMs में कि 5 रास्ते हमने खोले. लोग कम आ रहे हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि आपने भी कहा कि ये आपस में जो एक फुकदान है एक दूसरे पे एतबार का, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है. लेकिन जब हम ये रास्ते खोल रहे हैं, और अभी जब मैंने कहा कि अभी बात हुई है कि हम बहुत जल्दी इसको और आसान करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि वो आर पार आ जा सके और वीजों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. खास तौर पे बहुत सारी दरगाहें हैं जहां पे पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, यहाँ पे हिंदुओं की और सिखों की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे वो आना चाहते हैं. तो वीजा की फैसिलिटी जब होगी, अब बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इनको आने वाले वक्तों में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा कि वो जाना चाहते हैं इंडिया. इनकी जिंदगी में आपको उम्मीद है कि हो जाए. जैसे मैंने कहा कि अगर आप सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स की बात सुने तो उन्होंने कहा कि 2007 इज अ वाटरशेड ईयर. सो मैं उम्मीद करता हूं कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर कोई सॉलिड चीज सामने जरूर आएगी कि जिसके बाद हम समझते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि कश्मीर का मसला जो है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन जो आपके लिए निकलेगा. चलें ब्रायन, you were talking about this model. There are different models being expressed at different levels. President Musharraf has shown a lot of audacity by suggesting out of the box solutions to the Kashmir imbroglio. There are UN resolutions too, but he is ready to even think of any solution out of the UN resolutions. So what do you think, what solution can be applicable and workable within those limits, 4-point solution as suggested by the President Musharraf? Well, I actually think President Musharraf's proposals are very encouraging, and I think they provide a real basis for moving forward. And what I think would make sense is an idea, a model proposed by my friend Amjad Yusuf, who speaks about it as a reconciliation model, where one doesn't try to bring final resolution of the Kashmir situation at this time, but trying to create space for all the parties to have an interim period where there could be a time of real healing and reconciliation there, allow for movement across the LOC, and allow for the emergence of a unified Kashmiri voice. This creates new possibilities that maybe don't exist at the present time. And so there does need to be this sort of interim period that would allow for real healing and reconciliation to go on in the region. And I think that some possibilities could emerge that maybe aren't possible today. Mm-hmm. How about nuclearization? Because nuclearization of South Asia is a problem for the world. Yes. And if there are disputes in this region, one should take them seriously. Yes. And the world should do something about it, especially the U.S. Well, clearly, an important part of American foreign policy as regards South Asia is a concern. They see this as a potential nuclear flashpoint. Right. And so the U.S. has a particular interest in seeing the Kashmir conflict resolved. Now, the government is somewhat limited in terms of being able to be involved in that way, but that's where NGOs can play an important role, because my job is not to advance U.S. foreign policy. I can be more creative and think out of the box, because I don't get paid to
to protect U.S. foreign policy That's interests. right. That's nice. You have an independent thinking. Oh, that's correct. But that could be helpful in the situation because I'm not bringing in a third-party interest. Wonderful. And we have more callers. Let me check who is the next one. Assalamu alaikum ji. السلام علیکم سر جی کون صاحب اور کہاں سے جی؟ سر میں محمد سلیم میاں چنو سے بات کر رہا ہوں. سلیم میاں چنو صاحب فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا پروگرام بہت لائک کرتے ہیں. بڑی مہربانی ہے جناب آپ کی. سر میرا سوال طاہر صاحب سے ہے جناب کہ کشمیر کی پالیسی کے ابھی جو ہم اخبارات میں میڈیا میں سن رہے ہیں یہ جو حقائق ہیں سر وہ مختصر سوال یہ کرنا جو حقائق ہیں نا وہ عوام کو بتائیں کہ کشمیر کے متعلق ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے. چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. حقائق کی بات آپ نے کی ہے. ایک اور کالر کو ساتھ بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا جواب لیں گے. آپ کے حقائق کو بھی ذرا انرتھ کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا کالر ذرا ساتھ میں بلینڈ کروں گا. السلام علیکم جی. آپ کون صاحب اور محبوب حسین پنڈی سے بول رہا ہوں. محبوب حسین صاحب پنڈی سے فرمائیے گا. I may speak in English. Just I want to highlight this point that there is a perception strongly said that government of Pakistan currently is not going to bank on the UN resolution which are our moral basis. And is it true? Because if we leave that, then we will be nowhere. And secondly, have we consulted China, who is on our next daughter? Thank you very much. تھینک یو محبوب صاحب, تھینک یو ویری مچ. کوشچن ہے جی کہ حقائق کیا ہیں, کچھ اب چھپا تو نہیں رہی ہیں قوم سے؟ نہیں جی دیکھیں میں بھائی سے کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈائیلاگ پروسیس ہے, ایک سیکریسی ہے. کچھ چیز صحیح جب خود و خال سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ یہ کانفرنس اسی لیے ہو رہی ہے کہ جہاں سے آپ پوائنٹ اٹھائیں گے لوگ اپنے ویو دیں گے, اور پاکستان کے تقریباً 60-70 لوگ ہمارے انٹیلیجنسیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو بات کریں گے. سو ہم ان سے بھی رائے لے رہے ہیں, پوائنٹ لے رہے ہیں, اور ایونچولی جب کوئی فائنلائز ہونے لگے گی چیز تو ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہم اس کو کیبنٹ میں لے کے جائیں گے, ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں گے اور اس کے بعد فائنلائز ہوں گی چیزیں. لیکن جو حقائق سامنے آپ کے آ رہے ہیں, سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم کشمیر کا پیسفل ریزولوشن چاہتے ہیں, اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کی سوچ ہے اور پریزیڈنٹ صاحب کی سوچ ہے اور پرائم منسٹر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ کشمیر کا معاملہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ لیڈرشپ آف کشمیر فرام بوتھ سائڈ حصہ لے گی اور کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق کشمیر کا حل ہوگا. اور یو این ریزولوشن کے بارے میں کیا سکتے ہیں؟ یو این ریزولوشن وہ بات کر رہے ہیں کہ 60 سال سے یو این او سے کچھ نہیں ہو پا رہا. اگر ہم پھر آج بھی یو این اگر کروا دیتا اپنے ریزولوشن اپروو کرا دے ہمیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یو این ریزولوشنز کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو کیس تو آپ کا ختم ہو جاتا ہے. نہیں جی, ہمارا کیس بالکل ختم نہیں. ہم آج بھی اپنے پوائنٹ موقف پہ کھڑے ہیں. ہم آج بھی کشمیر کا پیسفل ریزولوشن چاہتے ہیں اور ہم کشمیر کا حل کشمیری لوگوں کے خواہشات کے مطابق خواہشات کی بات. ریزولوشن بھی یہی کہتا ہے کہ کشمیری اپنا حق دیں, اپنا ووٹ دیں. آج جب ہم کشمیری لیڈرشپ کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کشمیری لیڈرشپ کے پیچھے ان کا ووٹ بینک ہے اپنا, وہ لیڈرز ہیں اس علاقے کے, اور جب وہ اپنی کو پوائنٹ سامنے رکھیں گے. اور آپ نے دیکھا میر وائس صاحب آئے, ادھر سے ہماری لیڈرشپ گئی, گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں, اپوزیشن کے ساتھ میٹنگ ہو رہے ہیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب وہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کی ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی اپنی خواہش یا ان کا ووٹ بھی سامنے آئے گا. سو اگر اور چائنا کے بارے میں have you considered yes, China on why this? not? If you have heard read certain news about 2 months back, or the Chinese president when he came here, he said we are willing to help both the countries to sort out the problem, because it is not only India and Pakistan, it is also Chinese in this region, a major force in this region. So why not? China والوں کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے, and definitely when you are good neighbors, good friends, I would say, تو you can always consult it, and we have been consulting. اور چائنیز, اگر ہم چائنیز کے لیے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں that we open ways for them to have good relationship with the Americans, so would they do also to help us out to sort out this problem, to have peace in the region. اور جو ہم بات کر رہے ہیں, انڈینز بھی بات کرتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کا حل جو ہے, we want to go for the poverty alleviation, we want to go for the education, we want to go for the health of the people. تو یہ حل سے یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی. There are umpteen number of opportunities جو آ سکتی ہیں اس ریزولوشن کے بعد. Brian, what do you think about the UN resolutions, their relevance, and are they applicable, still applicable? Well, I have friends in the Kashmiri community who look at the UN resolutions in two different ways. There are those who say that if there's any resolution of Kashmir apart from those UN resolutions, it will fail. Others say that
The situation today is not the way it was in 1947, 48, that there are new realities on the ground, and so there need to be some out-of-the-box thinking. But more than that, one has to distinguish between the letter of the resolutions and the spirit of the resolutions. And if you look at the spirit of the resolutions, they had to do with the principle of Kashmiri self-determination. How is it, how can the process be devised that Kashmiris themselves will have a voice in their own future, in their own destiny? And I think that if there is a negotiating process, one of the things that has to be considered is it a just negotiating process? Is it one, in fact, that actually includes Kashmiris so that they have a voice in their future and not just have a settlement between India and Pakistan that then is just handed to the Kashmiris, as good as it may become? I think the process of toward the solution is as important as the outcome itself, because historically Kashmiris have been treated like pawns by the great powers. Right. And so part of it is, how do Kashmiri people, how can they be treated with a sense of dignity? And so the negotiation process itself is just as critical as the outcome. It needs to be a just negotiating process, and I think that's one that, in a sense, honors Kashmiri self-determination. And Brian, one more thing is which is very important is the urgency of this dispute, the timing of this dispute. I think the world cannot afford to linger on this dispute. Do you agree with that? Absolutely. The time is now to resolve it, because it's already 60 years and people have been suffering a lot. You've been traveling to the region, and I think you would agree with it. I would agree. Anybody who has seen the suffering of the Kashmiri people cannot help but be moved by the need for a resolution of this as soon as possible. And one more thing on a lighter note, can you tell us the secret how to get the Indian visa to go to the valley? Because I know a lot of even the American congressmen have been denied the visa, and they were not able to go there. Well, as special friends there in Indian embassy? No, I think as one who represents an NGO, I think I have a different status than somebody who is part of the U.S. government. And so that gives me more flexibility than perhaps someone like Congressman Pitts or what have you. Right. I don't have the sort of financial resources that the U.S. government has. If I did, there's lots that I could do. I wish you could. But I have some flexibility as a senior official of an NGO that people in government don't have. That's great. And you see, this gives us the opportunity to have first-hand information from the valley. नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा जंप लेते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था इंट्रोडक्शन में कि आज एक बिल एक अमेंडमेंट के साथ मंजूर हुआ है वहाँ पे यूएस सेनेट में. उस हवाले से बात करते हैं. चलते हैं वाशिंगटन डीसी. हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट बेस्ड इन वाशिंगटन, और उनसे बात करते हैं. अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जनाब. अनवर इकबाल साहब, ये जो बिल पास हुआ है सेनेट में, उसमें एक अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट है कि पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए अगर वो ये चीजें जो हैं वो नहीं करता. इसकी तफसील थोड़ी सी बताएंगे आप हमें? असल में ये जो सिलसिला है, आपको इल्म है कि ये तो जनवरी से शुरू है जी. इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी इस तरह का बिल हुआ था जो ज्यादा सख्त था. इसमें ये भी कहा गया था कि हर दफा जब पाकिस्तान के बारे में हर साल जब कोई भी यानी माली इमदाद का बिल पेश हो कांग्रेस में, तो सदर बुश साथ एक सर्टिफिकेट जमा कराएं कि पाकिस्तान इन शराइत को पूरी कर रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान यानी पूरी तरह ताउन कर रहा है. लेकिन सेनेट में जो है ये बिल, ये जरा तवक्को ये थी कि कुछ बेहतर होगा, और उसके मुकाबले में कुछ बेहतर है भी, लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, जिसने हमसे वादा भी किया था इंतजामिया ने कि हम कोशिश करके जो पाकिस्तान के खिलाफ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको खत्म करा देंगे या नरम करवा देंगे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कामयाबी होती नजर नहीं आती. और इसमें जो तीनों सेनेटर्स हैं, जॉन कैरी, क्रिस्टोफर डॉड और एक और सेनेटर हैं मेरे ख्याल जो बाइडन डेलावेयर से,
इन तीनों ने ये पेश किया है, तीनों डेमोक्रेट्स हैं, इसमें क्या ये सिचुएशन हम देख रहे हैं? पहले भी जब आपसे बात हुई तो मैंने पूछा था कि ये डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो हैं ये अब पाकिस्तान के खिलाफ सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है, तो ये क्या कैंपेन है या क्या है ये सिलसिला? मेरे जहन में 3-4 पॉइंट्स आए थे जी। एक तो आपको इल्म में आप आ रहे हैं, जिस तरह कहते हैं कि सारी जो पॉलिटिक्स होती है सारी लोकल होती है, तो आपको पता है कि यहाँ रात इंतखाबात होने वाले हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का सिलसिला चल रहा है और इसमें पॉइंट स्कोरिंग का है सारा मसला। अब उसमें बुश इंतजामिया की किसी भी पॉलिसी को, किसी के साथ भी ताल्लुकात को बुरा दिखाया जाए, ये कहा जाए कि पाकिस्तान को इतनी इमदाद दी, पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इससे बुरी बुश इंतजामिया जो है बुरी नजर आती है। अब अगर उस पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो टू बैड, हमारा ये मकसद नहीं था। एक तो ये रवैया है। दूसरा ये है कि ये जो सारा बिल है, इससे पाकिस्तान का इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये सारा का सारा 9/11 कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें मुख्तलिफ तजावीज दी गई हैं कि किस तरह अमेरिका में आइंदा। नहीं, लेकिन अनवर इकबाल साहब 9/11 रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान इज अ क्रूशल एलाई, इसको स्ट्रेंथन करना, ये भी कहते हैं, ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं वो हमें। सख्ती रखो। नहीं, लेकिन वो ये देखें ना, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसमें भी अगर आप देखें जो बिल सेनेट से पास हुआ है उसमें भी ये अल्फाज हैं जी कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना जरूरी नहीं, है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये मैं आपको बताता हूं कि ये जो बिल है ये कहता है कि द यूएस मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान शुड बी guided by demonstrable progress by the government of Pakistan in achieving certain objectives related to counter-terrorism and democratic reforms. अब इसमें उसके नीचे वो भी बात की गई जिसकी आप बात कर रहे हैं। मसला ये है कि आप खुद यहाँ रहे हैं, आपको पता है कि अमरीकियों में जो खौफ व हरास है वो अब तक कम नहीं हुआ है। और पिछले दिनों यहाँ बड़ी अच्छी कल ही बल्कि यहाँ एक सेमिनार हुआ था, उसमें एक अमरीकी साथी ने इस बात को तस्लीम किया कि हम खौफ और हरास के चक्कर में बहुत सारी अहमकाना हरकतें कर रहे हैं जिसका हमें खुद बाद नुकसान पहुंचेगा, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशन में, कि हमारे अपने हलीफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और उसमें हमारी बदहवासी शामिल है कि मानते हैं वो एक बदहवासी में मुब्तला है। और तीसरी बात जो ये है कि चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, एक बड़ी शिद्दत से ये एहसास है कि वो इराक में नाकाम हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में कामयाबी हो कुछ ना कुछ, और उसके लिए उनको नजर आता है कि अफगानिस्तान में पूरी कोशिश कर रहे हैं, बात एक हद से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन अपनी पॉलिसी जो है उसकी नाकामी मानने के बजाय, अब जाहिर है ये ज्यादा आसान काम है कि ये आप ये बजाय ये कि ये कहें कि हम नाकाम हो गए, ये कहें कि पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। आखिर में अनवर साहब, आखिर में मुझे बताइएगा कि क्या हम समझें कि अब इस बिल की मंजूरी के बाद और इसमें इस अमेंडमेंट के साथ मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए मसाइल खासतौर पर इमदाद के हवाले से पैदा होने शुरू हो जाएंगे? अभी थोड़ा सा मरला रहता है। अभी एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये बिल जाएगा, जहां सेनेट का बिल भी होगा और हाउस का बिल भी होगा, और उसको रिकंसाइल किया जाएगा, जिसमें इंतजामिया अपने फिर रसूख भी इस्तेमाल कर सकती है और इसमें नरमी भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये तो जैसे मैंने कहा कि छोटा मसला, और बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं जिन पर बुश इंतजामिया को बहुत ज्यादा एतराज है, और उन्होंने कहा है कि वो इस बिल को वीटो कर देंगे, और उसके लिए उन्होंने रिपब्लिकन के वोट भी, यानी रिपब्लिकन सेनेटर्स के जो हैं और उनके कांग्रेसमैन के को भी उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, राय अहमद तैयार कर रहे हैं, तो इसका भी इम्कान है कि इस पूरे के पूरे बिल को ही वीटो कर दिया जाए। तो अभी जरा मरहला है। तीसरी जो बात मैं समझता हूँ, शायद पांचवी बात है जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है, कि आपने एक चीज गौर किया होगा कि पिछले दिनों जब बहस हुई हाउस में भी, पिछले हफ्ते बल्कि पिछले बुध को, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बोले सेनेटर जो थे वो इंडियन कांग्रेसमैन जो थे, वो एडरमैन, वो इंडियन कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं, बल्कि शायद आजकल भी कॉकस के जी, इंडियन कॉकस के जो एक्करमैन जो है, कॉकस की जी। तो इसमें जो इंडिया का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। यानी इंडिया की हद तक तो हमसे दोस्ती की बातें की जा रही है, लेकिन अमेरिका में खासतौर पर जो इंडियन लॉबीज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा सरगर्म है। वैसे आपस की बात है अनवर इकबाल साहब, वो कभी खामोश हुए कब थे? मुझे तो ये याद है कि जब हम पीक पे अपनी फ्रेंडशिप कर रहे थे इंडिया के साथ, उन दिनों में भी वहाँ पे जो कांग्रेस में जो लॉबी थी वो एग्री करता हूँ कि यहाँ जो इंडिया के लोग आबाद हैं वो अभी तक ज़हनी तौर पे पाकिस्तान से दोस्ती को कबूल करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा इस सिलसिले में। आपकी जो मजीद डिटेल्ड जो इनपुट होगी वो भी हम लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अनवर इकबाल साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी, हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी उस बिल के हवाले से जिसमें एक अमेंडमेंट डाली गई है, और वो है पाकिस्तान की इमदाद रोकने के हवाले से, कि अगर पाकिस्तान
मुख्तलिफ लेवल्स पे प्रोग्रेस नहीं शो करेगा तो पाकिस्तान की इमदाद जो है वो रोकी जा सकती है। इससे पहले जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोअर हाउस है कांग्रेस का, उसमें भी एक इस तरह का बिल जो है वो मंजूर हो चुका हुआ है। तो थिंग्स आर नॉट गुड एज फार एज पाकिस्तान यूएस रिलेशंस आर कंसर्न। अभी वैसे बाय द वे हमारा जो रिचर्ड बाउचर साहब हैं वो भी पाकिस्तान में आ चुके हैं, उनसे बातचीत चल रही है। अब हम दोबारा चलते हैं अमेरिका में, बात करते हैं शाहिद अहमद खान साहब के साथ, जो कि डेमोक्रेटिक रहनुमा भी हैं और को चेयर हैं हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल कैंपेन के। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद साहब, मिजाज मेरे तो ठीक हैं लेकिन मिजाज आपके डेमोक्रेट्स के कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। मुझे बताइएगा कि हमने तो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी में भेजा कि कुछ पाकिस्तान के लिए आप अच्छे हालात पैदा करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड कांग्रेस जो है वो आते ही उसने पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के बिल्स जो है वो लाने शुरू कर दिए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, उसमें एक तो सिलसिला ये है कि मैं अपने सेनेटर के साथ आजकल काम कर रहा हूँ। आज मैं कोई 11 सेनेटर से मिला हूँ जी वाशिंगटन डीसी में, और उनको पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है। उसमें जो एक सिलसिला ये है जो हम सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान एज ए स्टेट अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट नहीं कर सका सही तरह से यहाँ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में और यूएस जो पॉलिटिकल सिस्टम में। ये किसकी गलती है? ये मुझे बताइएगा, ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तानी अमेरिकन की वहां पे भी गलती है या ये सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? देखिए इसरार साहब, एक यहाँ अमेरिका में एक स्टैंडर्ड सिस्टम है लॉबिंग का और पब्लिक रिलेशंस का, पीआर का। तो जो भी कंट्रीज जिनकी पीआर और लॉबिंग जो मजबूत होती है और उनकी एक सस्टेन्ड एफर्ट होती है यूएस लॉ मेकर्स पे इन्फ्लुएंस करने की, वो उसमें पाकिस्तान की तरफ से काफी कमी रही है। इंडिविजुअल्स लाइक मी जो है वो कैन डू सो मच अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से और अपनी बैकग्राउंड की वजह से। हम तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर हो सके, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो भी बेहतर हो सके वो हम करें। लेकिन ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है इसका, क्योंकि ये अगर ये सही तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ये हमारे मसाइल जो हैं ये कभी हमारे सामने ना आए। लेकिन शायद साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने अभी मुझे लग रहा है कि आप भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि यहाँ पे आके रिचर्ड बाउचर साहब या दूसरे लोग आके कहते हैं कि वी शुड डू मोर। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने इतना सफर किया है और ऑन पेपर मुख्तलिफ बयानात आपकी पार्टी के वहां पे आ भी चुके हैं कि पाकिस्तान इज द मोस्ट क्रूशल एलाई, पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई। इस तरह की चीजें करके पाकिस्तान ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है, उसको एक्नॉलेज तो आप लोग करते नहीं। अब क्या करें हम लोग? देखिए, ये जो एक तो पहले जो हाउस में जो बिल पास हुआ है HR-1, इसका जो एक सब टाइटल है वो है न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट एंड काउंटर टेररिज्म एक्ट जो है। और इसमें जो ये है कि यूएस की जो असिस्टेंस है वो ऐसे कंट्रीज के साथ जो इन चीजों में इन्वॉल्व है उनके साथ लिमिटेड कर दी जाएगी। दूसरा इसका जो पार्ट है वो जो ये है 9/11 कमीशन से रिलेटेड है और उसकी इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ कैसे होनी चाहिए। इसमें पाकिस्तान के साथ जहां तक ताल्लुक है, ये डेमोक्रेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को इतनी हैवी असिस्टेंस के बावजूद जो है जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही और पाकिस्तान को डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए अपनी प्रोग्रेस, उसके हिसाब से असिस्टेंस मिलनी चाहिए। ये गलत या सही का जो सवाल है ये तो हमारा इस वक्त मौजूद बहस नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में सही तरह से प्रेजेंट करे तो हमें ये मुश्किलात जो है रोज हमें देखनी पड़ती हैं, इसका सामना ना करना। इस पे बात करेंगे मजीद इंशाल्लाह। शाहिद साहब आपके साथ इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो भी अपना एक्टिव रोल प्ले, खासतौर पे आप जैसे लोग जो कि वहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं वो अपना रोल प्ले करें और जो भी हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा को रोकने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
My pleasure indeed. शाहिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये डेमोक्रेटिक रहनुमा भी हैं और को चेयर हैं हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो है उस हवाले से वहाँ पे खासा एक इफेक्टिव और एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। मेरे साहब ये चूंकि एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई थी कि ये बड़ा ज़रूरी था इसका एनालिसिस करना क्योंकि यूएस सेनेट में आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो हमारा दिल कुड़ता है। हम इतना कुछ करते हैं और उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। अभी कश्मीर के हवाले से भी हम देखें कितना आउट ऑफ द वे जाके प्रपोजल्स दे रहे हैं लेकिन उस पर भी इंडिया की तरफ से उसको मैच नहीं किया जाता। एक अजीब सी सिचुएशन। देखें जी शाहिद साहब ने एक बात की मैं भी थोड़ा अरसा वहां रहा हूं और देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो आपस में डिवाइडेड है। इंडियन कम्युनिटी जब उनकी नेशनल इश्यू में दे आर टुगेदर, चाहे वो डेमोक्रेट हैं चाहे रिपब्लिकन, मिल के वो हमें भी चाहिए वहां पे कि यही करें कि जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू देने पाकिस्तानी कम्युनिटी एज सच शुड पॉइंट, चाहे उन्हें डेमोक्रेट्स के पास जाने पड़ता है चाहे रिपब्लिकन के पास जाना पड़ता है। कम्युनिटी ने वहां पे मेले और भी कराने होते हैं, परेडें भी करानी होती हैं, मसरूफियात नहीं वो ये देखें ये लोगों को करना पड़ेगा। दूसरा मैं अफसोस से कहता हूं कि अमेरिकन मस्ट रियलाइज कि भाई आपने तो उस वक्त तो हम बड़े अच्छे थे जब हमने आपके साथ मिलकर अफगान वॉर जीती और आपको बादशाह बनाया दुनिया का, और आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। अगर अमेरिकन उस वक्त 5-7 साल यहां रहते, इन हालात को ठीक करके जाते। मैंने अगले दिन किसी मिसाल दी कि ये जो आज आपको लोग जो तालिबान उस वक्त तैयार हुए या मुजाहिद आपने तैयार किए फॉर वॉर इन अफगानिस्तान, अब उसने क्या किया जब वो भूखा मरा, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, सेहत के लिए कोई चीज नहीं है, तो उसने वही गन वहां से पकड़ के तो हमारी तरफ मोड़ दी। बिल्कुल सही। दे मस्ट रियलाइज दैट कि वो गन अब हमारी तरफ भी है, सिर्फ उनकी तरफ नहीं है। और हमने हमारे जितने लोग शहीद हुए अभी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट इस मौजूदा दौर में अमेरिकन या नेटोस के इतने नहीं हुए। हमने कुर्बानियां दी हैं और यही हम कहते हैं कि हम तो पहले भी आपके लिए खून देते रहे, आज भी अपना खून दे रहे हैं, येट यू डोंट ट्रस्ट, तो फिर इससे आगे तो हमारे पास हल ही कोई नहीं। सो दे मस्ट रियलाइज कि भाई पाकिस्तान को सिर्फ दबाने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो बच्चा जो आज से 6-7 साल पहले जिसने अपने घर में बम गिरते देखे, जिसे सब कुछ देखा, वो अब जवान आदमी है, उसको इन बमों से गोलियों से कोई परवाह नहीं उसे। सो वो जो जी चाहेगा उसका करेगा। और ये रीजन ऐसा है कि ये 200 साल तक अपनी मुखालफतें नहीं भूलते हैं। 2 साल भी शायद तीसरी पुष्ट में कोई बच्चा उठेगा कहेगा मैंने अपना बदला लेना है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। अभी आप बच्चे मारेंगे, औरतें मरेंगी, तो ये होगा। मेरी उनसे दरखास्त है कि ब्राई मैन में दे मस्ट ट्रस्ट अस, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। अब हम कहते हैं बाढ़ लगाएंगे, क्रॉस बॉर्डर ना हो, हमने तो 1000 पोस्टें बनाई। मसला ये है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनका प्रॉब्लम जो मैंने देखा वो ये दे डोंट अंडरस्टैंड आवर सेंसिटिविटीज। हमारी जो प्रॉब्लम है दे मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग। वो तो सिर्फ बाहर से आए हुए हैं, इधर हमारे आधी फैमिली इधर बैठी है, आधी बॉर्डर के पार बैठी है, इधर उधर आपको कार्रवाई करते हैं, यहाँ हमारे खिलाफ। अब देखें जो बम ब्लास्ट यहाँ हो रहे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज द अफगानी फील, जो बाहर हमारे लोग हैं, जो वहां पे लोग तालिबान के तौर पे काम कर रहे हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज मेजर लाइफ ऑफ द अमेरिकन, इसलिए हमने इनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बिकॉज इनकी वजह से हमें मार पड़ती है। बिल्कुल सही। ब्रायन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन बिकॉज we are left with only 4 or 5 minutes. President Musharraf has given some proposals in which demilitarization, self-governance, joint management. You've been there and you saw it's a militarized region. Right. Do you think if India and Pakistan go as by the solution as suggested by the President Musharraf, the resolution of Kashmir issue is just on the anvil? That it is possible and just around the corner? I think President Musharraf's proposals are a starting point, and obviously the Indian government will have its own perspective on things, and I think it gives an opportunity. I think he's sending a signal to the Indian government, and I think he's also trying to send a signal to the international community in terms of the flexibility that he's prepared to exercise within the realities of what he has to work with here in Pakistan. Mm-hmm. And you can't push President Musharraf too far in terms of some of the realities that he faces as well. So I think that, frankly, what he's proposing is very helpful, but obviously the Indian voice needs to be heard in that as well, and they have realities that they have to pay attention to as well. They have sensitivities on their side in terms of popular movements that they don't want to exacerbate, for example, in the Northeast or in Tamil Nadu or other places. And so
they have to pay attention to some of those realities as मैं साहब well. आप आखिर में मुझे बताइएगा कि आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि अगर इस तरह के जो मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जो और साथ साथ डायलॉग का सिलसिला जारी है, आप समझते हैं कि कश्मीर का मामला हल हो सकता है? जी देखें, ब्रायन और मैं प्रोग्राम आने से पहले थी, आस्क मी मिस्टर व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेप वी टेक टू come to some conclusion. I said demilitarization is the first step which should take place because उससे एक जो वो दहशत सी फैली हुई है या लोगों की जो सोच जो इस वक्त मफलूज हो चुकी है, हर वक्त आर्मी का आज सुबह खबर है कि 4 शहीद हो गए, 8 जख्मी हो गए. सो डीमिलिटराइजेशन से ये काम आगे चलेगा एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि अल्लाह के फजल से जिस तरह क्योंकि आई सी सिंसियरिटी ऑन बोथ साइड्स नाउ. दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर टॉकिंग, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट रेजोल्यूशंस. डिस्कशन के बाद ही तो उम्मीद है कि जो अब डायलॉग हो रहा है इससे इंशाल्लाह कश्मीर का मामला हल होता नजर आता है. लेकिन डीमिलिटराइजेशन आपने कहा कि पहला स्टेप है और अभी तक वो शुरू नहीं हुआ. बट वो मेरा ख्याल है अगर आपने देखा होगा तो अभी सियाचिन पे बात हुई है, इस दफा भी बात हुई. सियाचिन इज अनदर पॉइंट जिस पे मेरा ख्याल है जो ही इसका मामला हल होगा आप देखेंगे कि डीमिलिटराइजेशन की भी वो शिक जो है उस पर अमल आना. मुझे मेरा अंदाजा है कि सियाचिन के फौरन बाद आप देखेंगे डीमिलिटराइजेशन का. लेकिन सियाचिन पर भी तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया. नहीं आएगा, लेकिन आज भी देखिए सियाचिन पे हमारे कसूरी साहब ने कह दिया कि ये रिजल्ट आने वाला है और उस पर मुआहदा हो गया है. कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिसाइड होनी है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे हम आशा की का बयान है कि आने वाले वक्तों में 2007 इज अ क्रूशियल ईयर फॉर रेजोल्यूशन और उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं जैसे कहा पहले कहा कोई ना कोई सॉलिड चीज सामने आएगी और अच्छा अगर हम समझे कि सॉलिड चीज सामने आएगी फौरन फाइनलाइज हो जाएगी कि नो इट विल टेक लिटिल टाइम. मैंने जैसे पहले कई दफा कहा है कि इसका तो एक एक हरफ एक एक शिक जो है उसको लिखने के लिए बड़ा टाइम लगेगा बिकॉज एंड आई पर्सनली फील कि होना भी ऐसे चाहिए कि हर चीज को इतनी फाइन तरीके से आप इन डेप्थ स्टडी करके फाइनलाइज करें कि आने वाले वक्तों में फिर कोई नया लीडर या कोई लगना है नहीं जी फलां शिक जो है उसमें कोई कसर आएगी, ये तो हम नहीं मानते. So, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा बट वक्त लगेगा, फाउंडेशन हम लेकर दैट शुड बी सॉलिड ताकि जो हमारा आइंदा पीस रेजोल्यूशन कश्मीर की खड़ी हो वो स्टेबल रहे. बहुत शुक्रिया मेजर ताहिर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया. ब्रायन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तानीज. I'm sure you are already enjoying it. I am. I enjoy Pakistan very much. Wonderful to have you here. Nazreen, I can just say to Brian, please, when you go back, tell the people in America that it's all safe. They can visit Pakistan. There should be any travel advisory in America. That's right. I agree with you. And our State Department tends to be a bit cautious. Thank you very much. Thank you both. Nazreen, ये थे हमारे साथ मेजर ताहिर इकबाल साहब और ब्रायन कॉक्स. हम बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस कल से होने जा रही है उसके हवाले से हम मजीद बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मजीद कवर करें और डाउन द रोड जाके 2-3 दिन में भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि कश्मीर जो है मैंने जैसे कल भी कहा था कि हमारे अंग अंग में है और हमारे हर रुआ में कश्मीर है. और अब आखिर में आपको पता है कि दुआ ये कि आप खुश रहा करें और खुशियां बांटते रहा करें. इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानी की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें. स्पुरदम बतो माए खेशरा तो दानी हिसाब कमो बेशरा. मुझे इसरार कसाना को कल तक के लिए इजाजत दीजिए. कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.